हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स इन दोनों का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम लोगों को देखना है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन होता है किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों एक जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देते हो। तो एल्डिहाइड दूसरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, या कोई और अन्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा सके। लेकिन कीटोन्स जो होता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में भी किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होता है, लेकिन इसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो एल्डिहाइड से थोड़ा डिफर होते हैं। हालांकि दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, फिर भी इनके अंदर ऑक्सीडेशन की क्रियाएं भिन्न भिन्न रूपों में होती हैं और भिन्न भिन्न प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन of aldehyde and ketones, oxidation of aldehyde and ketones। एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड के अंदर कैसे ऑक्सीडेशन होता है। देखो एल्डिहाइड के अंदर तो in the presence of an oxidizing agent such as alkaline potassium permanganate या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, aldehyde get oxidized to give carboxylic acid, एल्डिहाइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है किसी न किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी उपस्थिति में एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो एक सिंपल सी रिएक्शन अगर हम लिख लें RCHO, जो कि एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। जैसे अगर हम लोग देख लें कि हमारे पास एसिटिल्डिहाइड है, ये एसिटिल्डिहाइड है और एसिटिल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो CH3C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड से एथेनोइक एसिड बन जाता है, एथेनोइक एसिड बन जाता है।
एसिटल्डिहाइड से क्या बना, एथेनोइक एसिड। यानी एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। सिमिलर वे में, एकदम सिमिलर वे में, अगर एसीटोन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, देखिए कंडीशंस वही रहेंगी, केवल प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर मान लो कि हमने कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और इसका ऑक्सीडेशन कराया किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ही टूटेगा। इसमें कोई बात नहीं है कि प्रोडक्ट कुछ दूसरा बनेगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो डिफरेंट टाइप में होगा। एक क्या बनेगा इससे, HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और दूसरा जो बनेगा वो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो कीटोन से जो कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन होता है वो दो तरह से होता है। अब सवाल ये है कि यहां से कौन सा एल्किल ग्रुप जो होगा वो एथेनोइक एसिड बनाएगा। या मान लें कि हमारे पास जो है वो 3 से ज्यादा कार्बन वाला अगर हमारे पास कीटोन है जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एसिड बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, क्या चीज है ये, पेंटूओन। अब अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा। देखो हमारे पास दो कंडीशन है इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए। दो कंडीशन का मतलब कि दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट क्या बना कि HCOOH, एक प्रोडक्ट ये बना HCOOH प्लस CH3 CH2 COOH। एक बना फॉर्मिक एसिड, और दूसरा बना ब्यूटेनोइक एसिड। एक कंडीशन तो ये है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये मेथिल ग्रुप जो है ये अलग टूट जाता है, यहां से ये अलग हो जाएगा और इससे बना क्या, फॉर्मिक एसिड। जबकि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इसके साथ आ गया। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि ये ग्रुप यहां से टूटे, ये यहां से ब्रेक करे तो 3 कार्बन अलग हो जाएंगे, बाकी ये CH3C डबल बॉन्ड O अलग हो जाता है। तो इससे बनता क्या है, CH3 CH2 COOH और CH3 COOH, दो प्रोडक्ट ये बने। एक बना क्या, प्रोपेनोइक एसिड, और दूसरा बना क्या, इथेनोइक एसिड। एक प्रोपेनोइक एसिड बना और दूसरा क्या बना, इथेनोइक एसिड। ये कंडीशन तब होती है जब ये वाली चीज अलग टूट जाएगी, यहां से ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है। जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन अगर ये बॉन्ड क्लीव होता है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन से बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो फेवरेबल है, कौन सा बॉन्ड जो है वो टूटेगा और वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस होगा। तो क्या ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं ये दोनों प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होंगे या ये दोनों प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो याद रहे कि ये दोनों प्रोडक्ट जो होंगे वो माइनर प्रोडक्ट होंगे, ये माइनर प्रोडक्ट होंगे और ये जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन
हमेशा उस साइड में जाएगा जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन इधर कम है, कार्बोनिल कार्बन के जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम होगा उधर ही कार्बोनिल कार्बन चला जाता है। तो अगर इधर देखा जाए कार्बोनिल कार्बन के तो 1 2 3 कार्बन है, जबकि अगर इसके राइट साइड में देखा जाए तो केवल एक ही कार्बन है, तो ये बॉन्ड क्लीव होना ज्यादा फेवरेबल है और इसी को पॉक्स रूल कहते हैं। तो पॉक्स रूल के अकॉर्डिंगली कार्बोनिल कार्बन के जिस साइड में कम कार्बन होंगे वो कार्बोनिल कार्बन उधर ही चला जाएगा, वो कार्बोनिल ग्रुप उधर ही चला जाएगा, उसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो अलग हो जाएगा। तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा और यही प्रोडक्ट जो है वो फेवरेबल प्रोडक्ट होगा, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसी को पॉक्स रूल कहते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो आइए मिटा लेते हैं इसको, देखते हैं पॉक्स रूल क्या है। पॉक्स रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कीटोन अगर ऑक्सीडाइज होता है तो उसका कीटो ग्रुप जो होगा वो लेस कार्बन वाले एल्किल ग्रुप के साथ जाता है, वो उसी को प्रीफर करता है जिस साइड में एल्किल ग्रुप जो होंगे वो कम लगे होंगे। तो व्हेन an unsymmetrical ketones get oxidized, तो the keto group stays, the keto group stays with the smaller alkyl group। कीटो ग्रुप जो होगा वो स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा। जैसे अगर मान लें CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 पेंट टू ओन, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन जब कराएंगे ये कीटो ग्रुप जो होगा वो किसके साथ रहेगा, ये स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा। तो यहां अगर देखें तो 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, जबकि यहां सिंगल कार्बन का एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब कि दिस बॉन्ड शुड बी क्लीव, इस बॉन्ड का क्लीवेज होना चाहिए, और अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो ये CH3CHO बनेगा, CH3CHO, और ये बन जाएगा CH3CH2COOH। ये रिएक्शन प्रिफर करेगी यहां पे COOH, यहां पे एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। जबकि अगर मान ले कि ये बॉन्ड क्लीव करेगा, यहां से ये बॉन्ड क्लीव करेगा तो इससे जो बनेगा वो होगा ब्यूटेनोइक एसिड CH3CH2CH2COOH प्लस HCOOH, यानी मैथेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन ये प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी, जबकि ये चीज जो होगा वो फेवरेबल होगा और यही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो दिस रूल इज कॉल्ड पॉक्स रूल। इसको पॉक्स रूल कहेंगे। मतलब जो कीटो ग्रुप या जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा, चाहे कोई भी
कोई भी कीटोन हो उसमें जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसी के साथ कीटो ग्रुप अटैच होगा। तो ये कीटोन्स का ऑक्सीडेशन था। ऐसे ही कीटोन्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ और रिएक्शन, जैसे रिएक्शन विथ टॉलेन रिएजेंट, रिएक्शन विथ टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन रिएजेंट, रिएक्शन विथ टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड्स कैसे रिएक्शन करता है? टॉलेन रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसके थ्रू हम लेबोरेटरी के अंदर किसी भी एल्डिहाइड को डिटेक्ट करते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में जिसमें एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग टॉलेन रिएजेंट के द्वारा चेक करते हैं। आप सभी लोग जब लेबोरेटरी में जाएंगे और फंक्शनल ग्रुप की जांच करनी होगी तो फंक्शनल ग्रुप की जांच के लिए एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की जांच हम टॉलेन रिएजेंट से करते हैं। और अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसमें अगर हम टॉलेन रिएजेंट मिलाते हैं तो सिल्वर मिरर बनता है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि टॉलेन रिएजेंट होता क्या है। टॉलेन रिएजेंट है क्या? तो देखो, टॉलेन रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? टॉलेन रिएजेंट कहते हैं। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिला करके। It can be prepared, it can be prepared by adding ammonium hydroxide into silver nitrate solution, silver nitrate solution। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं और इससे जो बनता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसी को टॉलेन रिएजेंट कहते हैं। यही टॉलेन रिएजेंट है। तो इस चीज को याद रखना होगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम में वाइवा में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन रिएजेंट क्या है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है टॉलेन रिएजेंट। और इसको बनाया कैसे जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके। क्या चीज होता है? अगर कोई भी एल्डिहाइड है और उसमें हम टॉलेन रिएजेंट मिलाते हैं तो टॉलेन रिएजेंट को मिलाने पर उसमें सिल्वर ऑक्साइड जो है वो प्रिसिपिटेटेड होता है और जो क्या बनाएगा? जो एक मिरर की तरह से बनता है, एक दर्पण बन जाता है जिसको हम लोग सिल्वर मिरर कहते हैं। तो देखो ऐसे होता है, मान लिया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, जो मटेरियल रखा हुआ है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। तो अगर यहां से हम टॉलेन रिएजेंट गिराएंगे, टॉलेन रिएजेंट को डालने की एक शर्त होती है कि जो टॉलेन रिएजेंट डाला जाए वो टेस्ट ट्यूब की दीवार से टच होकर के आना चाहिए। ये ऐसे यहां से टच होकर के आना चाहिए और जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब के मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट ऐसे बन जाता है पूरी दीवार पे जो देखने में सिल्वर की तरह से चमकता है। इसीलिए इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। और ये एल्डिहाइड की सबसे बड़ी टेस्ट है, एल्डिहाइड की सबसे अच्छी टेस्ट है जिससे हम एल्डिहाइड का डिटेक्शन कर पाते हैं। कीटोन्स जो है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन और लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। इसके साथ एक और आता है जिसको हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, फैलिंग टेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें कि टॉलेन रिएजेंट जब हम लोग डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। तो देखो, सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3, इसमें हमें मिलाना क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2NH4OH हमने मिलाया, बनेगा क्या?
Ag2O का प्रिसिपिटेट बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड का प्रिसिपिटेट बनता है और इसके साथ 2NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट निकल जाता है और वाटर निकल जाता है, वाटर। यही हो गया आपका टॉलेंट। अब ये जो हमने लिया सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसमें एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें एक्सेस में मिलाएंगे तो बनेगा क्या, 2Ag का होल ट्वाइस OH, 2Ag का होल ट्वाइस OH, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, यही टॉलेंट रिएजेंट है, टॉलेंट रिएजेंट। ये टॉलेंट रिएजेंट यहां बन गया और इसके साथ 3H2O निकल जाता है। अभी इसी टॉलेंट रिएजेंट को अगर एल्डिहाइड में मिलाते, देखो अगर RCHO है, कोई भी एल्डिहाइड है और इसको मिलाते हैं 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, अगर एल्डिहाइड के साथ हमने टॉलेंट रिएजेंट मिलाया तो इससे बनेगा क्या, RCOO आयन प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। 2Ag जो ये सिल्वर बन करके आता है, यही सिल्वर मिरर बनाता है, ये सिल्वर मिरर बना लेता है। जो टेस्ट ट्यूब की दीवार पे आता है ये Ag होता है, सिल्वर होता है, जो टॉलेंट रिएजेंट से सिल्वर निकल जाता है। तो वो टेस्ट ट्यूब पे एक लेयर के रूप में आता है और इतना ज्यादा स्मूथ पॉलिश्ड होता है जिससे इसको हम लोग सिल्वर मिरर कहते हैं। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड। अगर हमें कहीं भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं 2 4 5 जो दिए हुए हैं, अगर उसमें हमें एल्डिहाइड को चेक करना है तो हम टॉलेंट रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। अगर सिल्वर मिरर बना तो डेफिनेटली उसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। तो हो गया होगा ये, आइए इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो टॉलेंट रिएजेंट है वो केवल एल्डिहाइड्स के साथ ही टेस्ट देता है, कीटोन्स जो है वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और कीटोन्स टॉलेंट रिएजेंट के साथ अगर नहीं रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर इज ओनली आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ये केवल और केवल एल्डिहाइड के प्रेजेंस को ही आइडेंटिफाई करता है। अभी हम लोग देखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन से अगर रिएक्ट कराया जाए एल्डिहाइड या कीटोन्स, फेलिंग सॉल्यूशन से अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शंस होती है। तो ध्यान से जान लीजिए कि अगर कोई भी एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है, अगर कोई एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है तो वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है आफ्टर एडिंग द फेलिंग सॉल्यूशन विद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो डेफिनेटली वो एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देता है। कीटोन जो है वो फेलिंग टेस्ट भी नहीं देता है। तो कीटोन्स और एल्डिहाइड इन दोनों को सेपरेट करने के लिए या इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि कीटोन्स ये दोनों में से कोई भी टेस्ट नहीं देता है और एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जाने कि फेलिंग है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। देखो फेलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है फेलिंग ए, एक होता है फेलिंग ए और दूसरा होता है फेलिंग बी, दो होते हैं।
एक फेलिन ए और दूसरा क्या होता है, फेलिन बी। फेलिन ए जो होता है ये aqueous solution of कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का aqueous solution जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेलिन ए। लेकिन फेलिन बी जो होता है ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। तो फेलिन ए जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, फेलिन बी जो है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। अभी हम फेलिक सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, तो फेलिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है इस तरह से, एक टेस्ट ट्यूब और दूसरी टेस्ट ट्यूब भी बिल्कुल ऐसे ले लेना है। एक में हमको फेलिन ए डाल देना है, एक में फेलिन ए डाल लेना है, यहां पे हमने डाल लिया फेलिन ए यहां पे, और दूसरे में हमें फेलिन बी डालना है, लेकिन दोनों का जो वॉल्यूम हो वो एक समान हो, सेम वॉल्यूम का फेलिन ए और सेम वॉल्यूम का फेलिन बी। अभी फेलिन ए जो होता है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है तो ये ब्लू कलर का होगा, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है या इसी को रोशेल साल्ट भी कहते हैं, तो ये जो होता है वो कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। अभी जब दोनों इक्वल अमाउंट में ले लिया तो इसको इसमें मिला लेते हैं, एक में मिला लेंगे, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के फिर एक में मिला लेंगे। तो जब एक में आप मिला लेंगे तो ये नेवी ब्लू कलर मिलेगा, नेवी ब्लू कलर, ये नेवी ब्लू कलर मिलता है। अब आपका फेलिन तैयार है, आप फेलिन यूज कर सकते हैं। फेलिन ए और फेलिन बी इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। तो क्या चीज समझ में आई कि फेलिन सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक फेलिन ए और दूसरा क्या, फेलिन बी। फेलिन ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, जबकि फेलिन बी सॉल्यूशन जो है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन है, या इसी को रोसेल साल्ट भी कहते हैं। अभी दोनों को इक्वल अमाउंट में लेकर के, एक बराबर मात्रा में लेकर के आपस में मिला लेते हैं और उससे हमारा फेलिक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो अब फेलिक सॉल्यूशन से एल्डिहाइड का रिएक्शन कैसे होता है, देखो जैसे मान लो हमने लिया RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये एक एल्डिहाइड है, इसको हमने मिलाया किससे, 2Cu प्लस और प्लस 5OH आयन मिला लिया। अभी ये बनता क्या है, ये बनेगा RCOO यानी कार्बोक्सिलेट आयन, इसके साथ क्या बनता है Cu2O कॉपर का ऑक्साइड, और इसके साथ बन जाता है 3 मॉलिक्यूल वाटर। ये जो कॉपर का ऑक्साइड बना यही रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट होता है, रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट बनाएगा, ये रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट होता है। तो अगर मान लो कि एसिटल्डिहाइड लिया हमने, एसिटल्डिहाइड, और इसको हमने रिएक्ट कराया 2Cu प्लस 5OH आयन, बनेगा क्या, एसिटेट आयन CH3COO आयन, एसिटेट आयन और कॉपर का ऑक्साइड बनता है, 3 मॉलिक्यूल वाटर बनेंगे। ये कॉपर का ऑक्साइड जो होगा ये रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बनाएगा। अगर ये चीज हमको मिलती है तो डेफिनेटली वो एल्डिहाइड ही है। क्यों, क्योंकि कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, क्योंकि कीटोन जो होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो भी इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट respond to this test,
एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो भी इस टेस्ट को नहीं देते। तो आपने दो चीजें देखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक टॉलेंट टेस्ट और दूसरा फैलिंग टेस्ट। तो इनको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।